आज की तारीख में घर खरीदना बिल्कुल अक्लमंदी का काम नहीं है, मगर किराए का घर लेके अपने मकान मालिक को अमीर बनाना यह भी तो बुद्धिमत्ता नहीं है। घर खरीदें या किराए पे लें, यह एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट है और सदियों से ये चलता आ रहा है। तो आज के टॉपिक में हम लोग इसका पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि घर खरीदने के क्या फायदे और नुकसान हैं और किराए पे लेने के क्या नफे और नुकसान हैं। चलिए तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। वेदर टू बाय अ होम और रेंट अ होम। घर खरीदने के लिए इन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। नंबर 1, डाउन पेमेंट। कोई भी घर जब खरीदेंगे तो इस पे 100% आपको लोन नहीं मिलेगा, करीब करीब 80-85% मिल जाता है। तो करीबन 15 से 20% आपको इसमें अपनी पूंजी लगानी होगी। तो मान लीजिए अगर आप 1 करोड़ रुपए का घर खरीदने जा रहे हैं, अगर आपको पसंद आया है तो उसमें 15-20 लाख रुपए आपको अपने जोड़ के डालने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उसमें। ये बहुत जरूरी है कि आपके पास 15-20 लाख रुपए की सेविंग होनी चाहिए। हालांकि ये इसकी कॉस्ट नहीं है, इसके कंसिडरेशन में ही जा रहा है, घर खरीदने में ही जा रहा है, लग रहा है ये पैसा। मगर इमेजिन करिए अगर यही पैसा आपके हाथ में होता और अगर आप रेंटल रहते तो ये पैसा आपका सेव होता, इसको आप और कहीं लगा के इन्वेस्ट करके आप इससे और पैसा बना सकते थे। और इसकी जो ईएमआई है वो भी कॉस्ट के तौर पे गिनी जाएगी, क्योंकि हर महीना ये आपके जेब से पैसा निकलेगा। पॉइंट नंबर 2, ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। दोस्तों, कई बार हम ये गलती करते हैं कि ईएमआई क्या है, जितना बैंक का इंटरेस्ट है, इतने लो रेंट पे हमको होम लोन मिल रहा है और जो उसका इंटरेस्ट है वही तो भरना है। लेकिन ये आप गलती मत कीजिए समझने की, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट का भी भुगतान हमको हर महीने करना पड़ता है। अब जैसे मिसाल लेते हैं, 1 करोड़ का आपने घर खरीदा, बुक किया, उसमें 20 लाख अपनी डाउन पेमेंट डाली और 80 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया। 80 लाख पे मान लीजिए आज की तारीख में करीबन 9% बैंक इंटरेस्ट चल रहा है। 7,20,000 साल का हुआ, 60,000 रुपए महीने का हुआ। तो ये 60,000 रुपए महीने का जो होगा, ये केवल इंटरेस्ट का अमाउंट है और इसके साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी जोड़ा जाएगा, जो करीबन आज के हिसाब से पर लाख 900 से 950 रुपया पर लाख ये होता है, हिसाब किताब इसका बैठता है। तो करीबन 72 से 75 हजार रुपया हर महीना आपको इंस्टॉलमेंट देनी होगी, जिसमें आपका इंटरेस्ट कटेगा और बहुत ही छोटा अमाउंट प्रिंसिपल में जाएगा। यूजुअली 80 से 85% इंटरेस्ट होता है किसी भी ईएमआईज में 5-6 साल के दौरान, इनिशियल 5-6 साल के दौरान, और करीब करीब 15% के आसपास प्रिंसिपल अमाउंट की कटौती होती है। तो पहले 5-6 साल आपका प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम कटेगा, इंटरेस्ट ज्यादा जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट इनको निकालना होता है उसमें से। तो कुल मिला के जैसे इंटरेस्ट हुआ 60,000 रुपए और करीब करीब 10 से 12,000 रुपए या 15,000 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट कटेगा। तो वही हिसाब बैठता है, अबाउट 80-85% ऑफ इंटरेस्ट एंड अबाउट 15% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। ऐसे करके आपकी ईएमआई पैकेज की जाती है, करीबन 72 से 75,000। पॉइंट नंबर 3, मेंटेनेंस चार्जेस। अब घर आपका है तो मेंटेनेंस भी आपको ही करनी पड़ेगी। तो क्या क्या आता है मेंटेनेंस चार्जेस में? एक तो सोसाइटी के चार्जेस आते हैं हर महीना जो लगता है। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, हर साल आपको प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आता है। प्रॉपर्टी की वैल्यू का 1% होता है मोटा मोटी, ऑन एन एवरेज। तीसरा, पेंटिंग आपको करनी पड़ेगी, हर 5-6 साल में दोबारा आपको इसको रीपेंट करना होता है घर को, तो उसकी भी कुछ कॉस्ट लगती है। किचन कैबिनेट्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ नल में प्रॉब्लम हो गया है, आपके टैप्स का कुछ इश्यू होता है, डोर्स विंडोज में कुछ मरम्मत करनी होती है, छोटा मोटा कोई ना कोई प्रॉब्लम इसमें आता ही है, जो आपको रेगुलर बेसिस पे अपकीप करके मेंटेन करना ही पड़ेगा, तो ही आपका घर उस लेवल का रहेगा हमेशा। तो ये सब मिला के करीबन 1% की कॉस्ट ये भी आ जाती है घर के मेंटेनेंस के हेड में। 1 करोड़ का घर है तो आपको साल का 1 लाख रुपया, मतलब महीने का 8,000 रुपया आपका ये भी आउटगोइंग चालू हो जाएगा मीटर। चौथा, ईएमआईज, मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। जैसे मैंने पहले बताया आपको, ईएमआईज फिक्स होती हैं, इसका इंटरेस्ट कॉस्ट पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स जितना लोन का पीरियड होगा, टेन्योर होगा 15 से 20 साल, आपका इंस्टॉलमेंट उसी तरीके से चलता रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत अगर आपका घर रेंट का होगा तो आपका रेंट बढ़ता है, एस्केलेशन होता है उसमें, और कभी कभी मकान मालिक के विम्स एंड फैंसीज पे भी होता है। को आज मान लीजिए 25,000 रुपए का हमारा रेंट चल रहा है, वो कल उसके मन में आ गया कि 5 साल बाद नहीं जी, मेरे को तो 50,000 चाहिए, आजू बाजू सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है,
और मुझे तो दूसरा कोई दे रहा है 50,000 और आपको घर छोड़ना नहीं है, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन आप ये इमेजिन कीजिए, आज आपने जब 25,000 रुपए का रेंट देना कबूल किया था, तो ये आपने अपने सिस्टम में इनबिल्ड कर लिया था कि इतना हर महीना मेरे अकाउंट से जाएगा। अचानक ये 5 साल बाद जब 50,000 हो जाए, तो रिमेनिंग डिफरेंस ऑफ 25,000 इसको आप कैसे पूरा करोगे? ये कभी-कभी इश्यू आ जाता है और आपके ऊपर थोड़ा भारी पड़ने लगता है। और मान लीजिए 10 साल के बाद उनको लगता है कि नहीं साहब, अब तो इसका रेंट और बढ़ना चाहिए, 75,000 रुपए होना चाहिए। तो ये आपको थोड़ी इश्यूज़ और दिक्कत इसमें आ सकती है। और अगर आप ईएमआईज़ की बात करते हैं, तो वो फिक्स हैं, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। आपको डे 1 से पता है कि आपका इतना पैसा जाएगा और आखिर तक आपका वही पैसा निकलेगा। उसी हिसाब से आपको पूरी कैलकुलेशन दी गई है। तो ये थे घर खरीदने के पॉइंट्स। अब हम आते हैं घर को किराए पे लेने के पॉइंट्स पर। पॉइंट नंबर 1, रेंट। कितना रेंट लगता है घर के लिए? यही घर जो आप 1 करोड़ रुपए में वहाँ खरीद रहे थे, सेम घर को अगर आपको किराए पे लेना होगा, तो कितना पैसा देना होगा? देखिए, इंडिया में ये देखा गया है कि रेंट होता है, वो 2 से 3% से ज़्यादा नहीं होता है ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। 1 करोड़ प्रॉपर्टी की कॉस्ट है, तो उसपे 2 से 3% पर एनम ये उसका रेंटल होता है, और मतलब इतनी प्रॉपर्टी का रिटर्न मिलता है लैंडलॉर्ड्स को। सो दैट दिस वर्क्स आउट अराउंड 2 to 3 लाख। मान लीजिए हायर में 3 लाख पकड़ के चलिए, तो करीबन 25,000 रुपए महीने का आपका रेंटल इसका जा सकता है। अब कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो 4% भी फेच करती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज में नहीं होता है। एक एका दुक्का कोई प्रॉपर्टी ऐसे हो जाती है कि एरिया बड़ी अच्छी डेवलप हो गई, लोकेशन अच्छा डेवलप हो गया, वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, नेबरहुड अच्छा आ गया, उसमें रहने वाले लोग अच्छे आ गए, तो और लोग उसको पसंद करते हैं, तो टेनेंट्स भी वहां आके रहना चाहते हैं, अच्छे वाले टेनेंट्स, तो वो उसका 1% ज्यादा भी देने को तैयार होते हैं। ऐसे केसेस में 4% भी ज्यादा होता है रिटर्न, बट यूजुअली हम एवरेज की बात करेंगे, करीबन 3% इज द मैक्स। तो 25,000 रुपए का हम इसको कंसिडर करते हैं पर मंथ रेंट। तो अब कंपेरिजन देखिए, 25,000 रुपए का रेंट है, वहां आपकी 75,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट जा रही है ईएमआईज में, विच मीन्स आपका 50,000 रुपए पर मंथ पैसा सेव हो रहा है। तो ये पैसा क्या करेंगे? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। और ये कितना पैसा सेव हो रहा है? जितना आप रेंट भर रहे हो, उससे दुगना पैसा आप सेव कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आपने घर रेंट पे लिया हुआ है। तो ये इन्वेस्ट होगा, कहीं एफडीज में जाएगा, कहीं स्टॉक्स में जाएगा, या म्यूचुअल फंड में जाएगा, या एसआईपीज में जाएगा, या कोई कोई लोग प्लॉट लेना भी पसंद करते हैं। आजकल इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर छोटे छोटे प्लॉट्स मिल जाते हैं, तो आप उन प्लॉट को खरीद करो, हर महीना उसका ईएमआई इंस्टॉलमेंट होता है उसका। तो इस तरीके से आपकी एक प्रॉपर्टी भी बन जाती है, उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन प्लॉट्स की अच्छी होती है। ये भी एक उसके अंदर एस्पेक्ट है। प्लॉट्स किस तरह खरीदी करें और क्या टाइप के प्लॉट्स होते हैं, इस पे हमने एक वीडियो बनाया है लैंड इन्वेस्टमेंट्स का। वो इस तरह दिखता है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। हर महीना अगर आप 50,000 रुपया सेव करते हैं, तो 20 सालों में ये बहुत बड़ा पैसा बन जाता है, और आप अच्छे ढंग से अच्छा सब्सटैंशियल प्रॉफिट आप उसमें कमा सकते हैं, उसको री इन्वेस्ट करके, पैसे को मल्टीप्लाई करके। मगर सावधान रहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कई लोगों को क्या होता है, अगर पैसा आ जाता है तो उन्हें पता नहीं होता है कि ये पैसा बड़े फ्रूगल तरीके से इन्वेस्ट करना जरूरी है। वो यहाँ वहाँ खर्चे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें भी ये पैसा खर्च हो जाता है। तो हो ये सकता है कि 50,000 तो आप सेव कर रहे हैं, लेकिन शायद आप इन्वेस्टमेंट बहुत नॉमिनल या ना के बराबर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आप और नया खर्चा वहां निकालते हैं जो जिसकी जरूरत आपको नहीं थी, मगर वहां पैसा जा रहा है। अगर ये तरीके का एटीट्यूड है, तो फिर ये बिल्कुल गलत है रेंटल फ्लैट लेने का। तब तो आप अपना ही फ्लैट लीजिए, उसी में पैसा डालिए, ताकि पैसा वहां जबरदस्ती आपको डालना ही पड़ेगा। और अगर इस तरह आपने कुछ पैसा सेव किया, तो अगले 20 साल तो बहुत अच्छा अरसा है, मगर 10 साल में भी आपके पास अच्छा सब्सटेंशियल पैसा जमा हो जाएगा। 10 सालों में आपकी जिंदगी भी, जैसे अगर आप 20-22 साल के हैं, आपकी जिंदगी भी थोड़ी सेट हो जाती है, जॉब भी आपका सेटल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो आपको लगता है कि अब मैं घर खरीद सकता हूँ, और आपके पास सब्सटेंशियल पैसा है डाउन पेमेंट में डालने के लिए। आप अच्छा पैसा डाल के डाउन पेमेंट और आप घर ले सकते हो, और ईएमआईज बहुत छोटी ड्रेस्टिकली रिड्यूस करके आप उसको आगे गाड़ी चला सकते हो। ये भी एक तरीका है, और ये जरूर ध्यान रखिए। और मैं आपको सतर्क करूं कि आपका जो रेंटल अमाउंट है, वो आपके ईएमआई अमाउंट से 30 से 40% से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। तो देन इट मेक्स सेंस फॉर यू टू गो फॉर ए रेंटल हाउस। पॉइंट नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी टू शिफ्ट। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है रेंटल घर से। अगर आपको कहीं शिफ्ट करना है, जॉब चेंज हो सकता है, आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा सकते हो। ईस्ट में अगर आपका जॉब है, मान लीजिए अगर पूना की बात करते हैं और खराड़ी में जॉब है, और कल आपको किसी अच्छी कंपनी में हिंजेवाड़ी साइड में जॉब मिल जाता है,
तो डेफिनेटली आप इतनी दूर ट्रैवल करके आएंगे जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपका इसी में खराब हो जाएगा। तो आप हिंजेवाड़ी की तरफ ही जाएंगे, जहाँ अच्छे अच्छे घर मिलते हैं उसी लोकेशन में आजू बाजू, जहाँ अच्छे एम्यूनिटीज़ हो गए। ये भी बहुत लोगों का मानना होता है कि अब मैं काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहा हूँ, अब इससे ऊब गया हूँ, वहाँ एम्यूनिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, सोशल लाइफ बेटर है, तो मैं वहाँ शिफ्ट करूँगा। बिल्कुल करिए। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है रेंटल घर यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने की। और 20-22 साल की एज में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो ईएमआईज़ के बोझ तले कई लोग दबना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी को जिएँ, एन्जॉय करें, और जब सेटल हो जाएँगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसके बाद घर खरीदने का प्लान कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्या होता है, जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आई थी, जिसमें कई लोगों के जॉब गए, कई लोगों के जॉब्स डाउनग्रेड हो गए। अब जाकर के गाड़ी पटरी पे आई है कुछ वक्त से। भगवान न करे कल ऐसा कुछ फिर आपके ज़िंदगी में आता है, तो ये बहुत मुश्किल होता है आपको हैंडल करने के लिए। रेंटल घर में आप आसानी से इसको कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपका आज 25,000 का रेंट है और आपकी जॉब डाउनग्रेड की गई है सैलरी, या जॉब नहीं है, तो आप छोटे घर में मे बी 2 बीएचके से 1 बीएचके में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आप अपने घर में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी ईएमआई तो शुरू है और उस वक्त दूसरे खरीदार भी नहीं होते, क्योंकि सबके पास कंडीशन सभी की एक जैसी हो जाती है। तो ये थे दोनों के पॉइंट्स, जिसमें प्लसेस भी हैं, माइनसेस भी हैं। अब इसको एनालाइज करते हैं और इसको सम अप करते हैं। घर खरीदना है या किराए पे लेना है? जैसे मैंने बताया, घर खरीदना एक इमोशनल डिसीजन है, इसमें सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारे बाप दादाओं ने या उनके बुजुर्गों ने जिस वक्त खरीदा होगा, तो उन्होंने कभी किराए के घर में रहना पसंद नहीं किया होगा। वो हमेशा अपना ही घर चाहते हैं। ये हमारी संस्कृति रही है, अपने घर में रहना है, छत अपनी होनी चाहिए। तब तो जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, ज्यादा लोग एक ही घर में रहते थे, तो उनका ये मानना था कि घर अपना होगा, चाहे कुछ हो जाए, कंडीशन जो भी हो जाए, घर तो अपना है। शाम में आके सब लोग एक छत के नीचे रह सकते हैं। ये सेंटिमेंट्स अटैच्ड होते हैं। आज भी घर में ये सेंटिमेंट्स अटैच्ड हैं कि एक घर अपना होना चाहिए, जिसमें किसी का लेना देना नहीं होना चाहिए, किसी का लोन नहीं होना चाहिए। इसका और एक एस्पेक्ट आप देखिए, आज आपकी जॉब है, आप अच्छे ढंग से कमा सकते हो। अगले 25-30 साल शायद आपकी जॉब और अच्छी रहेगी और पैसा आप बनाओगे। लेकिन एक वक्त के बाद जब आपकी रिटायरमेंट की एज आ जाती है, तब आपके पास इतना पैसा हर महीना नहीं आता। तो उस वक्त रेंट भरना भारी पड़ जाता है। लेकिन अपना घर है, लोन फ्री हो चुका है 15-20 सालों में, आपको एक पैसा भी उसका आउटगोइंग नहीं जा रहा है। केवल आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो 1% हमने कैलकुलेट की थी साल की प्रॉपर्टी टैक्स की, वो हो जाएगी। बाकी कोई आपका इसमें खर्चा नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप अपना घर खरीदें। और फ़ायदा घर खरीदने का ये भी है कि इसकी कैपिटल एप्रिशिएट होती है। आपकी प्रॉपर्टी है, इसकी कैपिटल एप्रिसिएशन, इंडिया में ये देखा गया कि करीबन 9 से 10% प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हुई थी हर साल। पिछले 30 सालों से मैं इस बिज़नेस में हूँ और मैं देख रहा हूँ, इसके आस-पास ही होती है। कभी 1% 2% कम हो गई, कभी 1-2% ज़्यादा हो गई। कोई-कोई जगह पे कभी उछाल आ जाता है, कोई एरिया अचानक डेवलप हो जाती है, तो वो उसमें उनको एडवांटेज मिल जाता है वो ज़्यादा एप्रिसिएशन का। वरना 9-10% इज़ ऑन एन एवरेज रीज़नेबली ओके कैलकुलेशन फॉर होम एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन। और इन्फ्लेशन हमारा करीबन 7% के आस-पास है, तो 2% 3% हमें इसका बेनिफिट होता है कि हम उतना पैसा ज़्यादा बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि घर अगर आपको खरीदना है, तो ये आप ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाउन पेमेंट दीजिए। 15-20% के बजाय अगर आपके पास कुछ सब्सटेंशियल सेविंग है 40-50% की, तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है आपके लिए, क्योंकि लोन अमाउंट कम होगा, आपका इंटरेस्ट आउटगोइंग भी कम होगा, और उसको भी आप 4-5 साल में इसको ख़त्म कर लीजिए लोन को, ताकि फिर आपको इंटरेस्ट का बर्डन ना आए और पूरा पैसा आपका सेव हो जाता है। दैट इज ए राइट वे ऑफ बाइंग एन होम। तो दोस्तों, ये था पूरा ब्रेकडाउन घर खरीदने का और रेंटल का, दोनों के प्लसेस और माइनसेस हमने डिस्कस किए। काफी पॉइंट्स आपको हमने आज कवर करके बताएं। उम्मीद है कि आपको क्लैरिफिकेशन मिला होगा, आपके माइंड में कुछ क्लैरिटी आई होगी। इसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी, हेल्प होगी। और घर कहाँ खरीदेंगे? अगर आप पुनावासी हैं तो पुणे के अच्छे लोकेशंस क्या क्या हैं, हमने पूरा पुणे लगभग कवर किया है इस वीडियो में। वेयर टू इन्वेस्ट इन पुणे जो इस तरह दिखता है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर रहा हूं। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस जगह आपको पैसा इन्वेस्ट करना है अपना घर खरीदने के लिए। और हाँ, क्योंकि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बात चल रही है, घर की बात चल रही है, तो हमने एक अलग वीडियो बनाया है टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। आप इसको देखना ना भूलिए,
क्योंकि इसमें आपको अलग अलग टाइप के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स दी गई है। आपको और आसान होगा अपना घर चूज करने में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।